आप ध्यान से सुनिए। एक ऐसा किस्सा जो महल की दीवारों के भीतर घटा, पर असली परीक्षा तो दीवारों के बाहर थी। दिल्ली के शाही दरबार में अकबर का जलवा और उसके साथियों की आभा ऐसी थी कि कोई भी सोच ही नहीं सकता था कि राजा अपना सिंहासन छोड़कर सादगी से जी सकेगा। पर बीरबल को कुछ अलग दिखना था। उन्होंने ऐसी चुनौती दी जिसने न केवल अकबर के व्यवहार को परखा, बल्कि सम्राट के दिल और राज्य की नब्ज भी पकड़ ली। बादशाह जहां बैठते थे, वहां की हर चीज पहले से तय लगती। सिल्क के पर्दे, सोना ही हुई दरबार की मेज, सोने चांदी के बर्तन और चीरफाड़ से सजी हुई महल की दीवारें। अकबर के चारों ओर मंत्री, सरदार और प्रशंसक हमेशा मौजूद रहते। हर कोई दरबार में अपनी जगह जानता। पर बीरबल ने देखा कि अकबर का शासन भले ही न्यायप्रिय हो, पर किस तरह जनता की सच्ची पीड़ा और छोटे छोटे मामलों का अंदाजा नहीं हो पाया था। बीरबल समझते थे कि सत्ता के भौं के भीतर बैठकर कुछ चीजें नहीं दिखती। भूख, नफासत, रोजमर्रा की छोटी छोटी नाइंसाफियां, उन सबका अनुभव केवल वही जाना जा सकता था जहां वे होते थे। गांव, बाजार, पथरा हुआ नगर। एक रोज बीरबल ने दरबार में उठकर कहा, जहां पनाह, जो आप सिंहासन से देखते हैं वो आपकी आंखों के सामने है, पर जो आप नहीं देखते वो आपका राज्य बर्बाद कर सकता है। अकबर मुस्कुरा दिए और बोले, बीरबल, तुम्हें क्या चिंता है? हम ही क्या नहीं देखते? बीरबल ने ठहाका नहीं लगाया। उनकी आंखों में गंभीरता थी। आप चाहे तो मैं एक खेल पेश करूं, उन्होंने कहा। आपको शाही जीवन छोड़कर कम से कम एक महीने के लिए आम लोगों जैसा जीना होगा, इनकॉग्निटो, बिना पैलेस की सुरंगों के, बिना किसी सजावट के। तभी आप समझ पाएंगे कि आपकी नीतियां जमीन पर कैसे उतरती हैं। दरबार में खामोशी फैल गई। कई मंत्री हंस पड़े। किसी ने कहा कि यह तो मजाक है, पर बीरबल की जुबान में जो दृढ़ता थी वो किसी मजाक की तरह नहीं थी। अकबर की आंखों में जिज्ञासा जगी। अनुभव की चाह अक्सर उसे नई राह दिखाती। ठीक है, अकबर ने कहा, मैं चुनौती स्वीकार करता हूं, पर नियम क्या होंगे? बीरबल ने नियमों का एक सरल पैकेट रखा। अकबर को अपना असली नाम नहीं कहना होगा, कोई अंगीकार नहीं, रोजमर्रा का परिधान, और सबसे जरूरी, बादशाह को किसी भी समय दरबार वापसी का हक नहीं होगा। यदि वे खुद न चाहें तो किसी को भी बताना नहीं कि वो बादशाह है। ये बीरबल की मार्गदर्शिका थी। सच्चा अनुभव पाने के लिए सच्ची अनदेखी आवश्यक थी। अकबर ने अपने मंत्री और करीबी कुछ लोगों को चुना, परंतु ये सूची सार्वजनिक नहीं हुई। कुछ अधिकारी जो दरबार से दूर रहना चाहते थे, धंधे की वजह से मना कर बैठे। अंततः अकबर ने 5 सदस्यीय छोटे दल का चयन किया। खुद अकबर, उसके विश्वास पात्र एक गुलाम के कपड़े में और कुछ गांव जैसे पोशाक में अंगरक्षक। बीरबल ने यह दायित्व लिया कि वो दरबार में रहकर सब कुछ देखेगा, परंतु वो भी अकबर की निकटता नहीं बताएगा। वो परीक्षण का पर्यवेक्षक बनेगा और जरूरत पड़ने पर परोक्ष सहायता करेगा। अकबर ने अपनी शाही पोशाक उतारकर साधारण धोती कुर्ता पहन लिया। बाल छिपाए गए, गहने हटा दिए गए। वो एक आम आदमी के रूप में बाजार में उतरे, परंतु अंदर ही भीतर वो एक राजा की आंखों से सब देख रहे थे। गांव के रास्ते, मिट्टी की गंध, गली की उबड़ खाबड़ जमीन, इन सबका अनुभव नया था। पहले दिन अकबर को छोटी छोटी बातें अचरज में डाल देती। किसी का झूठ, किसी का आग्रह, किसी का अनादर। पर उन्होंने धैर्य रखा और बीरबल की सलाहों पर चलना शुरू किया, बिना किसी पहचान के, बिना किसी बहाने के। आप सोचिए, उस सब के बीच एक राजा जो कभी राज्य का विस्तार सोचता था, अचानक ये देखता है कि लोग जो उसकी भक्ति नहीं जानते किस तरह के दुख बर्दाश्त कर रहे हैं। गांव का जीवन सरल था पर कठोर भी। अकबर ने देखा कि एक अम्मा अपने बच्चे की भूख मिटाने के लिए खुद रोटी छोड़ रही थी। एक किसान ने खेत का हिस्सा गिरवी रख दिया था ताकि वो अपने बीज खरीद सके, और बाजार की छोटी छोटी बेईमानियां, दुकानदार ने गलत तोल दिया,
रजाई पर जालसाजी हुई। इन सब ने अकबर को भीतर से झकझोर दिया। उसके मन में सवाल उठे, क्या नियम व कानून सिर्फ किताबों में ही अद्भुत है? क्या न्याय वही है जो दरबार में सुनाया जाता है? एक शाम अकबर एक छोटे से कुएं के पास रुके। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। चेहरा पर समय की रेखाएं, आंखों में थकावट। उसने अकबर को देखा और बिना किसी औपचारिकता के बोला, बेटा, हमें राजा की जरूरत है, पर हमें ऐसे राजा की भी जरूरत है जो हमारे साथ खड़े हो, केवल आदेश देने वाला नहीं। अकबर के भीतर कुछ गिरा। वो बूढ़ा आदमी बिना किसी राजसी सम्मान के सीधे शब्दों में कह गया कि शासन का असली मापदंड क्या है। उस रात अकबर नींद में परेशान रहे। वो सोच रहे थे कि किस तरह शासन का असली प्रभाव गांवों तक पहुंचता है। बीच में एक दर्दनाक घटना हुई। शहर के पास एक पहले से भी खराब हालात वाले मोहल्ले पर डाकू आए। उन्होंने भीख मांगने के नाम पर लोगों को डराया, महिलाओं को अपमानित किया और कुछ की जेबें खाली कर दी। अकबर के दल ने उस समय गांव में सुरक्षा की हालत देखी, पर अकबर, जिसने राजा के रूप में सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश दिए थे, अब उस चीखते हुए गांव के सामने भी वही असहाय मनोभाव महसूस कर रहे थे कि कुछ नहीं कर पा रहे। रात को जब वे गांव के एक छोटे से घर में छुप कर बैठे, तो सामने की झोपड़ी में एक बच्ची रो रही थी। उसकी मां ने उसका पेट दबा कर रखा था ताकि उसकी भूख कम लगे। अकबर ने अपने भीतर झटके महसूस किए। वो एक राजा थे, पर उनके हाथ उस रात भी बंधे लगे, क्योंकि नियमों ने उन्हें इनकॉग्निटो रहने का वचन दिया था। इस अनुशासन ने उन्हें उनके ही हाथों से कई काम करने से रोका, पर उनकी आत्मा बार बार ये कहती रही, अगर तुम बादशाह हो तो करो। बीरबल ने इस बिंदु पर अपनी चाल चली। उन्होंने दरबार के कुछ अनुभवी अनुगामी चुने और एक गुप्त योजना बनाई, और ये योजना अकबर की परीक्षा से अधिक शासन की कमजोरी को उजागर करने के लिए थी। बीरबल ने पता लगाया कि कुछ अमीर जमींदार सत्ता की छाया में लोगों का शोषण कर रहे थे। उन्होंने इस जानकारी को धीरे धीरे संकलित किया और कुछ बेईमानी कर रहे स्थानीय अधिकारियों की सूचनाएं इकट्ठा की। पर बीरबल ने सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने अकबर को मौके दिया कि वो स्वयं बिना शाही प्रभाव का प्रयोग कर लोगों के लिए न्याय दिलाने की कोशिश करें। अकबर ने पहली बार सीखा कि न्याय केवल तलवार या आदेश से नहीं, बल्कि सही प्रश्न पूछने और लोगों को सुनने से भी आता है। एक दिन उन्होंने गांव के पानी के स्रोत पर मसरूफ पिता से बात की। उसने बताया कि किस तरह कुछ प्रबल परिवारों ने नल का पानी रोक रखा है और बाकी गांव को सीमित पानी पर छोड़ दिया है। अकबर ने सुना, समझा और अगले ही दिन बिना किसी शाही हस्ताक्षर के स्वयं कुछ स्थानीय लोगों से चर्चा कर समाधान निकाला। एक छोटी सी समूह बैठक कर उन्होंने सुझाव दिया कि नल पर एक समिति बने जिसमें गांव के अलग अलग परतों के लोग शामिल हों। यह सुझाव इतनी सरलता में इतना प्रभावशाली रहा कि लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि एक अनजान आदमी सिर्फ अपने शब्दों और धैर्य से समस्या का हल निकाल सकता है। ये वो शिक्षा थी जिसका बीरबल ने उद्देश्य रखा था। शक्ति का अभ्यास किसी शाही पदनाम के बिना भी किया जा सकता है। समय के साथ अकबर को लोगों की छोटी छोटी खुशियों में संतोष मिलने लगा। एक दुकान पर बच्चों के साथ खेलते हुए उन्होंने जाना कि किस तरह एक छोटी सी हंसी दिन भर की थकान मिटा देती है। एक वृद्ध महिला ने उन्हें उस दिन रोटी का एक टुकड़ा दिया। अनजाने में उसे उन्होंने राजा के हाथ से लेने की आदत नहीं पलाई थी, पर उस सरलता ने अकबर के लिए असली सम्मान का अर्थ बदल दिया। वे समझ गए कि सम्मान का असली मापदंड आपकी शान नहीं, बल्कि आपकी विनम्रता है। पर कहानी में ये सब सहज नहीं था। कुछ दरबारियों को ये खेल पसंद नहीं आया। उन्हें डर था कि अगर राजा जनता में इस तरह से खो गया तो दरबार की सत्ता कमजोर पड़ जाएगी। कुछ ने बीरबल की चाल को राजनीति का हिस्सा मानकर उस पर उलाहना भी किया, पर बीरबल ने शांतिपूर्वक कहा, शक्ति की पहचान केवल सिंहासन पर बैठे रहने से नहीं होती, वो तो लोगों की जिंदगी में उतरे बिना अधूरी रहती है। और जब दरबार के कुछ सदस्य कुछ ठोस कदम उठाने लगे,
अकबर की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर सत्ता में खिंचाव लाने की कोशिश। तब बीरबल ने अपनी बुद्धि से उनके चाल को नाकाम किया। पर बीरबल ने खुलकर हथियार नहीं सहे। उन्होंने सब कुछ गुप्त रखा और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे सबूत जमा किए कि जब आवश्यक हुआ, अकबर के लौटने पर दरबार में जो लोग साजिश कर रहे थे, स्वयं वहां से बेनकाब हो गए। अकबर के लिए सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब उन्हें एक ऐसे घर में पहुंचना पड़ा जहां एक व्यक्ति को झूठा करार दिया जा रहा था। उस व्यक्ति के खिलाफ गांव के कुछ लोग एक झूठी मानहानि फैला रहे थे, क्योंकि वो अमीर परिवार का मित्र था और किसी तरह उन लोगों का विरोध कर देता था। पूरे गांव में मोहभंग था। लोग न्याय के नाम पर फूट पड़े थे। अकबर ने देखा कि यदि वो अकेले राजा के पद को नहीं जाहिर करेगा तो उसके पास केवल बातचीत और समझौते की शक्ति थी। उसने रात भर लोगों के साथ बैठकर उनकी बातें सुनी, उनके दर्द को समझा और आखिरकार उन्होंने सुलह कराने का मार्ग निकाला। उन लोगों ने अदालत न बनाई, बल्कि मिल बैठकर एक समझौता किया जिसमें झूठी मानहानि करने वालों को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी और पीड़ित को उसकी जमीन वापस कर दी गई। ये छोटी सी जीत जहां गांव में न्याय की एक नई मिसाल बनी, वही अकबर के अंदर ये समझ पैदा हुई कि कोई भी नीति तभी टिकाऊ है जब उसे जमीन पर उतारा जाए। 1 महीने का समय गुजर चुका था। अकबर ने इस अवधि में अपने भीतर कई बदलाव देखे। उनकी सोच, संवेदनाएं और निर्णय लेने की प्रक्रिया बदल चुकी थी। फिर भी वे अंतिम चुनौती से नहीं बचे। दरबार में कुछ लोग, जिन्हें उनकी शक्ति कमजोर लगती थी, ने सूचना फैलाई कि गांव में एक विद्रोह शुरू हो रहा है। वे दुष्ट लोग दरबार पर हमले की साजिश में लग गए। बीरबल ने इस सूचना को जानबूझकर फैलने नहीं दिया, पर उन्होंने दरबार की भीतरी गतिविधियों पर नजर रखी। अकबर ने जब यह सुना, तब उनके अंदर मुश्किल निर्णय ने जन्म लिया। क्या वे तुरंत अपने सिंहासन पर लौटकर आदेश दे दें या पहले अपनी नई समझ के साथ पुनर्निर्माण करें? बीरबल ने कहा, आपका लौटना अगर केवल सत्ता की वापसी हो तो कुछ नहीं बदलेगा, पर अगर आप लौटकर वही सोच लेकर आएंगे जो आपने यहां सीखी है, तब न्याय की असली क्रांति होगी। अकबर ने लौटने का फैसला किया, पर इस बार उन्होंने शाही वापसी को भी एक सबक बनाया। दरबार में प्रवेश करते हुए उन्होंने अपने सामान्य तेज और गर्वपूर्ण चाल छोड़ी। उनकी आंखों में नरमी थी। उन्होंने पहला आदेश जारी किया, न केवल दोषियों पर कार्रवाई, बल्कि ऐसे कदम जो दरबार और जनता के बीच भरोसा दोबारा बनाए। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये चुनौती सिर्फ एक खेल नहीं थी, बल्कि राज्य की परीक्षा थी। कुछ दरबारियों के लिए ये मूर्ख बनना था, पर अधिकांश ने समझा कि राजा की सोच बदल चुकी है। उन्होंने उन अधिकारियों को बुलाया जो गांव में भ्रष्टाचार के आरोपों में थे और सार्वजनिक सुनवाई करवाई। कई लोग शर्मिंदा हुए और कुछ दोषी साबित हुए, पर सबसे अहम, अकबर ने एक नई नीति लागू की। किसी भी राजा के निर्णय से पहले कम से कम एक प्रतिनिधि समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें गांवों के सामान्य प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। ये नियम शाही दरबार की परंपरा थी, पर इससे जनता की आवाज को सुनने का एक नया रास्ता बना। कहानी का सबसे भावुक पल तब आया जब उसी बूढ़े आदमी की याद आई जिसने पहले कहा था कि उन्हें ऐसे राजा की जरूरत है जो उनके साथ खड़ा हो। अकबर ने उस बूढ़े को दरबार में बुलवाया, बिना किसी राजसी दिखावा के। बूढ़ा आदमी रसोई के छोटे से स्टूल पर बैठा था, और जब उसने देखा कि वही अजनबी अब राजा बनकर आया है, तो वो समझ गया कि ये वही व्यक्ति था जिसकी आंखों में उसने पहले संवेदना देखी थी। अकबर ने बिना किसी भद्दे शब्द के उस बूढ़े का हाथ थामा और कहा, आपने मुझे सिखाया कि एक राजा की ताकत उसकी विनम्रता में है। बूढ़े की आंखों में आंसू थे, नरमी और आभार दोनों थे, और सारे दरबार ने उस सरल दृश्य को देखा। एक राजा जो अब केवल सिंहासन का प्रतीक नहीं रह गया था, बल्कि अपने लोगों का साथी बन गया था। बीरबल ने अंत में सब कुछ बयां किया, न कि उस रूप में कि वह विजेता हो,
बल्कि इस रूप में कि उसने एक ऐसी परीक्षा आयोजित की जो अकबर को उसकी आत्मा से जोड़ती। उन्होंने कहा कि सच्ची परीक्षा सत्ता की नहीं, सहानुभूति और समझ की थी। अकबर ने उनके चरणों में सिर झुकाया, नम्रता के साथ। हमेशा याद रखना, बीरबल ने फुसफुसाया, आप राजा इसलिए नहीं कि लोग आपको देखते हैं, बल्कि इसलिए कि आप उन्हें देखते हैं। आप जो ये कहानी सुन रहे हैं शायद सोच रहे होंगे कि ये एक उपदेशपूर्ण किस्सा है, पर इसमें उपदेश नहीं है, ये अनुभव है। ये बताता है कि जब सत्ता अपने पंख फैलाती है तो अक्सर उसे जमीन की मिट्टी भूल जाती है, और जब कोई राजा जमीन पर उतर आता है तो वो न केवल अपने लोगों का राजा बनता है, बल्कि अपने आप का भी सच्चा राजा बन जाता है। अकबर की चुनौती ने उन्हें बदल दिया, न केवल राजसी निर्णयों में, बल्कि उनके भीतर के उस सरल मन में जहां वो अपने लोगों की हंसी और आंसू को अपने हिस्से की तरह महसूस कर सके। कई वर्षों बाद जब आप किसी बूढ़े किस्सागो से ये कहानी सुनेंगे तो वो शायद यही कहेगा, बीरबल ने अकबर को सिर्फ चुनौती नहीं दी थी, उन्होंने उसे यह दिखाया कि राजसी मंच के पीछे जो असली दुनिया है वही असली परीक्षा है। और अगर आप खुद किसी समय सत्ता में हो या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो सत्ता में है, तो याद रखिए, सच्चा न्याय तब आता है जब आप इनकॉग्निटो होकर भी लोगों के बीच बैठकर उनकी आंखों में झांक सकें। तभी आपकी नीतियां केवल शब्द नहीं रहेंगी, वो जिंदगी होंगी। अकबर के दरबार में हुई सबसे अनोखी चोरी, ये नाम सुनते ही लोगों की कल्पना विचित्र सी घटनाओं की ओर चल पड़ती है, पर जिसने भी वो दिन देखा वो कहता है कि वो चोरी न केवल अनोखी थी, बल्कि इतनी बारीक और चालाकी से हुई कि महीनों तक लोग इसे भुला न सके। ये कहानी ऐसे समय की है जब लाल किले की दीवारों पर धूप चढ़ी रहती और महल के आंगन में गुलाब की खुशबू हवाओं में घुलती थी, पर उस महल के भीतर भी मानव मन की सभी रंगतें उतनी ही ताजा थी। लालच, मोह, झूठ, प्यार और बुद्धिमत्ता। और यही बुद्धिमत्ता थी जिसने अंततः अंधेरे में उजाला किया। बीरबल की सूझबूझ, वो सुबह किसी और से अलग नहीं लगी। सूरज ने अपनी किरणें महल की खिड़कियों पर फैलाई, बाजार के बच्चे अपनी शोरगुल से लहराते और नगर के लोग अपने काम पर निकले, पर दरबार के अंदर एक हलचल थी। राजा अकबर की शानो शौकत के बीच आज एक नया आभूषण प्रदर्शित किया जाना था। यह कोई साधारण आभूषण न था। शाही जौहरी ने महीनों की मेहनत से एक अनमोल मणि जड़ी थी, ऐसी माणिक जिसे सुनहरे कंगन में बिठा कर रखा गया था और जिसे नीलकमल कहा जाता था। पुरानी कथाओं के अनुसार नीलकमल में राजाओं की ताकत और प्रजा की सलाहियत का प्रतीक माना जाता था। ये मणि किसी एक राजा की नहीं, बल्कि राज्य की आन बान शान की निशानी थी। आज उसे दरबार में सभी के सामने प्रदर्शित किया जाएगा और अकबर अपनी उदारता दिखाते हुए शहर के कुछ पूजनीय नागरिकों को उसकी झलक दिखाएंगे। ये आयोजन शाही सम्मान का हिस्सा था। बीरबल को जब इस मणि के बारे में पता चला तो वे पहले से शांत थे, पर भीतर किसी तरह की बेचैनी थी। उनकी नजरें मणि की चमक से नहीं, बल्कि उस चमक के पीछे से दौड़ती असुरक्षा पर ठहरती थी। ऐसा लगता था मानो वो मणि किसी के दिल में लालच की चिंगारी जगा दे। बीरबल ने दरबार के दरवाजे पर खड़े होकर चुपके से महल के आसपास के नौकर चाकरों से बात की। किसी ने कहा कि राजमहल के तहखाने में सुरक्षा पूरी है। किसी ने बताया कि रात में केवल 2 दरबान और एक सिपाही होते हैं। किसी ने कहा कि शाही जौहरी रात भर महल में सोता है ताकि मणि की रखवाली कर सके। पर बीरबल की बुद्धि कहती थी कि जहां लालच होता है वहां बहाने और जाल बुनने के रास्ते भी होते हैं, और उन्हें यह भी मालूम था कि किसी शाही खजाने की रक्षा केवल लौह दरवाजों और बंद ताले से नहीं होती। कभी कभी सबसे छोटा दरार, सबसे कम समझ में आने वाली बात वो रास्ता खोल देती है जिसे बड़े से बड़े किले की दीवार भी नहीं रोक सकती। दिन तय अनुसार चढ़ा। दरबार में फफक फक कर पर्दे हटे गए, शाही पखवाजे की थाप गूंजी और अकबर ने अपनी मसलदार वाणी में सभा को संबोधित किया।
राजा ने सबका अभिवादन स्वीकार किया और नीलकमल को दर्शाने का ऐलान हुआ। लोग उत्साहित थे। सरदार, नवाब, सूबेदार, जौहरी और आम जनता का एक छोटा प्रतिनिधि मंडल, सभी ने अपनी अपनी जगह संभाल ली। नीलकमल को धीरे से पर्दा हटाया गया और उसकी चमक ने सबकी आंखों में ताजगी भर दी। कुछ लोगों के चेहरे लालच से चमक उठे, कुछ चकित हुए और कुछ ने आंखों में थोड़ा सा भय देखा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा कि यह मणि केवल शाही प्रतीक है और इसका दुरुपयोग किसी के हित में नहीं होगा। इसे सुरक्षित तहखाने में वापस रखा जाएगा और कोई भी इसे बिना शाही आज्ञा के नहीं छू सकेगा। सबने तालियां बजाई, पर उसी तालियों की गूंज के साथ एक अजीब सी ठंडक हर किसी की रीढ़ में उतर गई, क्योंकि किसी ने महल के दक्षिणी द्वार पर एक अजनबी की परछाई देखी थी, जो मिट्टी के पसीने जैसे चमकते चेहरे के साथ गुमनामी में दरवाजे के पास से निकल गया था। शुरुआत में यह बात किसी को बड़ी अहम न लगी। महल में हर दिन अजनबी आते जाते रहते थे, पर जब शाम तक मणि तहखाने में वापस न रखी गई और तहखाने के ताले टूटे हुए मिले, तब सबके पैर थरथर कांप गए। नीलकमल चोरी हो चुकी थी, खजाने में लगा ताला टूट गया था और जौहरी की आंखों में विस्मय और अपराधबोध दोनों झलक रहे थे। अकबर ने पहले तो किसी वादे पर भरोसा किया, शायद ये किसी गलतफ हमी की बात है, पर जब सभी सबूत सामने थे, तब राजा का चेहरा कठोर हो गया। चोरी महल में उस दिन एक अपमान की तरह लगा। न केवल वस्तु की चोरी, बल्कि उस विश्वास की भी चोरी हुई थी जो प्रजा और दरबार ने राजा पर की थी। हर व्यक्ति का ध्यान उस दिशा में गया जहां से ये काम हो सकता था, पर सुराग मिले बहुत कम, और जो मिले वे इतने उलझे हुए थे कि उन पर भरोसा करना मुश्किल था। अकबर ने तुरंत दरबार में आदेश दिए कि कोई भी दरवाजा बिना अनुमति के खुला न रखा जाए, और हर व्यक्ति से पूछा जाने लगा। पर यह आदेश एक तरह से दिखावा था, क्योंकि चोरी इतनी चालाकी से हुई थी कि किसी ने भी किसी खास घटना को याद नहीं किया। बेशक कुछ दरबानों ने कहा कि रात में मशालें ठीक तरह से नहीं जलाई गईं। कुछ ने बताया कि तहखाने की खिड़की थोड़ी खुली पाई गई थी, पर ये बातें सभी में इतनी सामान्य थी कि इन्हें गंभीरता से लेना आसान न था। बीरबल ने ठंडे दिमाग से सब कुछ सुना और अपने चुटकी भर सवालों से उन बातों को जोड़ना शुरू किया जिन्हें किसी और ने अनदेखा किया था। बीरबल ने सबसे पहले जौहरी से व्यक्तिगत रूप से बात की। जौहरी का नाम रामदास था, एक व्यक्ति जो अपने काम में पारंगत तो था, पर उसकी आंखों में चिंता की रेखाएं थी। बीरबल ने उससे पूछा कि उसने रात भर क्या किया था, और उसने संकोच के साथ बताया कि उसने रात में मणि की सुरक्षा के लिए खुद की नींद छोड़ी थी, पर बीच में उसे थोड़ी नींद आ गई। बीरबल ने रामदास की बात को चकनाचूर नहीं किया। उन्होंने उसे सांत्वना दी, पर फिर भी उसकी बात पर विशेष ध्यान दिया। दूसरी ओर कुछ चाकर नौकरों की बातें थी कि शाम में एक अनजान दस्तावेज तहखाना के पास पड़ा मिला था, लेकिन उस पर कुछ भी स्पष्ट नहीं था। बीरबल ने माना कि आधी अधूरी बातें ही अक्सर अपराध के लिए जरूरी मिसाइल बनती हैं, और उन्होंने तय किया कि किसी भी अघोषित चीज को नजरअंदाज न किया जाए। बीरबल ने अकबर से कहा कि वे दरबार में कुछ समय के लिए सार्वजनिक रूप से उदासीन बने रहें और स्वयं कुछ दिनों के लिए महल के बाहर की सादगी में रहें, परंतु ये हिस्सा मात्र बहाना था। बीरबल अपने अलग से जाल बिछाने की योजना बना रहे थे, जिससे चोर स्वयं अपनी चाल में फंस जाए। उन्होंने कुछ भरोसेमंद लड़कों को पास बुलाया और उन्हें कहा कि वे बाजार में घूम घूम कर पूछताछ करें कि क्या कोई अजनबी रात के समय तहखाने के आसपास तसक्की कर रहा था। बच्चों ने पूछताछ की और वापस आए तो बताया कि कुछ लोगों ने कल रात एक ऐसी झलक देखी थी। एक सौम्य सा आदमी जो अपने हाथ में एक पुराना कागज रखे हुए था, और उसकी चाल कुछ शराफत भरी और हटकर थी। ये कागज किसी पुराने राजकोष का नक्शा न था, पर उसकी बनावट कुछ अजीब थी। उस पर कुछ चिन्ह और कुछ शब्द थे जिन्हें कोई समझ नहीं पाया। बच्चों का कहना था कि वो आदमी जल्दी से निकल गया
और बाजार की गलियों में खो गया। बीरबल ने अगले चरण में तहखाने के आसपास के सभी लोग का मुंह बोला निरीक्षण शुरू किया। उन्होंने ताला लगाने वाले लोहार, कीचड़ साफ करने वाले नौकर, बगीचे के माली, रसोई के बावर्ची, सबसे बात की। उनमें से किसी ने कुछ संदिग्ध नहीं देखा, पर एक रसोइया ने गुस्से से कहा कि पिछले कुछ दिनों से कुछ चीजें गायब हो रही थी, खासकर कुछ जौहरी की माला जैसी छोटी सस्ती सी वस्तुएं। ये सुनते ही बीरबल की आंखों में चमक आई। छोटे छोटी चुराई गई वस्तुएं अक्सर बड़े योजना की सीढ़ियां होती हैं। उन्होंने पूछा कि क्या कोई नया चेहरा रसोई के आसपास आ रहा था, और रसोइया ने कहा कि हाँ, 2 दिन पहले एक भिखारी अक्सर रसोई के पास बैठकर कुछ पूछने आता था, और रात में उसके निकलने के बाद रसोई के कुछ चावल भी कम होते थे। भिखारी का यह व्यवहार किसी साधारण भिखारी जैसा लगता था, पर बीरबल जानते थे कि कोई भी चोरी का जाल एक सरल बहाने से शुरू होता है। भिखारी, एक झूठा पंडित या कोई बेबस बच्चा, किसी के खुशामदी से लोगों की निगाहें भटक जाती है। बीरबल ने तत्काल आदेश दिया कि वो भिखारी कहाँ रहता है, उसका नजदीक से अनुसरण किया जाए। पर उन्होंने ये काम पक्के संकेतों के साथ किया, बिना किसी हंगामे के। उन्होंने देखा कि वही भिखारी समय समय पर बाजार में घूमता और एक पुराने हीरे जैसी चमक वाले पत्थर को अपनी टोपी में रखता। पर यह पत्थर कोई असली मणि नहीं था, ये इमिटेशन था। पर बीरबल ने देखा कि भिखारी किसी बर्तन के नीचे छिपकर कुछ सुन रहा था, और यह सुनने की आदत किसी गंभीर योजना की निशानी थी। उन्होंने उसकी निगरानी तगड़ी कर दी और उसे देखते हुए एक रात उसे छूटा। दूसरी सुबह भिखारी के ठिकाने से कुछ खुले ताले मिले, जिनमें से अधिकतर खाली थे, पर एक तले में छोटे छोटे सोने के गहनों की खाल ही थी। यह संकेत था कि चोर ने यहां कुछ अस्थायी रूप से रखा था। पर नीलकमल जैसे भारी और बड़ा रत्न यहां कैसे पहुंच सकता था? बीरबल के मन में संशय और गहरा गया। उन्होंने सोचा कि सारा खेल किसी बड़ी चाल का हिस्सा है, जिसमें छोटी छोटी चोरी और अफवाहें मिलकर असली लक्ष्य को छुपाती थी। इसी बीच दरबार में चीजें और उलझती चली गई। कुछ संदेह ऐसे लोगों पर गए जिन्हें शाही सुविधा का लाभ मिलता था। कुछ शाही बाजार के व्यापारी, कुछ दरबानों के परिजनों की बातें सामने आई और लोग एक दूसरे पर शक करने लगे। माहौल चुभने लगा, पर बीरबल ने अपने स्वाभाविक ठंडे मिजाज से सबका मन बहलाया और हर किसी के सामने शांत रहे। उन्होंने जान लिया कि इस तरह के मामलों में तुरंत निर्णय और सख्ती केवल एक तरह की आग और अफरातफरी बढ़ाते हैं। उन्होंने धीरे धीरे कल के निशानों और कहानियों को इकट्ठा किया और उन पर अपना निर्णय बनाना शुरू किया। और तभी उन्हें एक अजीब सा संकेत मिला। एक पुराना रसीला पत्र जो तहखाने के पास मिला था, पर जिसे किसी ने देखा न था। उस पर एक अनोखा चिन्ह बना था, एक सूक्ष्म सा चिन्ह जिसे बीरबल पहले भी कहीं देख चुके थे, किसी तामकाद के पुराने पत्तों पर। यह चिन्ह किसी विशेष नाम का नहीं था, पर वो विशेष घुड़सवारों के मार्ग की निशानी थी। वे लोग जो रात में बिना बताए महल के निकट आते जाते थे और किसी प्रकार के मूल्यवान सामान का आदान प्रदान करते थे। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि अब बात केवल एक साधारण भिखारी की नहीं रही। ये कोई संगठित गिरोह था जो महल के भीतर उतरकर चोरी कर सकता था। उन्होंने खुफिया तौर पर उन लोगों की सूची बनाई जो अकबर के समय के दौरान महल में नजदीकी संपर्क में आते थे। कुछ पुराने सैनिक, कुछ व्यापारी और कुछ जिनके पास राजकीय कागजों की पहुंच थी। पर इस सूची में एक नाम विशेष रूप से अलग दिखा। राहुल नाम का एक नवयुवक, जो हाल ही में एक बड़े जौहरी के साथ निकट आया था। राहुल पर कई लोगों की निगाहें थी। उसका व्यवहार कभी कभी उठापटक भरा होता और वो अचानक ढंग से महल की ओर रुख कर लिया करता। बीरबल ने सूक्ष्म तरीके से राहुल का पीछा करा के देखा कि वो अक्सर एक पुराने बावर्ची के साथ मिलता, और इसी बावर्ची का नाम था हरिदास। हरिदास ने पिछली दिनों में कुछ ज्यादा ही खुशियां दिखाई थी। उसके पास अचानक पैसे आए थे
और उसका खान पान बेहतर हो गया था। ये सब मिलते जुलते संकेत थे, पर बीरबल जानते थे कि आरोप बिना प्रमाण के शगुन नहीं बनते। इसलिए उन्होंने खुद एक नाटक रचा, एक नकली सूचना फैलाकर कि तहखाने में एक और अनमोल वस्तु लाई जाएगी और उसे रात में वहां सुरक्षित रखा जाएगा। ये खबर परोक्ष रूप से महल में फैलाई गई ताकि चोर अपनी चाल में फंस जाए। बीरबल ने उम्मीद की कि असली चोर फिर प्रयास करेगा और इस बार वो पकड़ में आ सकेगा। रात हुई। महल की दीवारों पर चांदनी बिखरी थी और तहखाने के पास आहिस्ता आहिस्ता हवाएं चल रही थी। बीरबल ने छुपकर हर दिशा पर नजर रखी। एक छिपी गड्डी में वे बैठे और उनके साथी दूर दूर पर फैले हुए थे। मध्यरात्रि के समय कुछ छनक सुनाई दी, पैरों की आहट, एक हल्की सी सिसकी और फिर अचानक एक सन्नाटा। बीरबल ने बहुत धैर्य से देखा तो वहां राहुल और हरिदास के साथ कुछ और लोग भी आए। उनके हाथों में टुकड़े और जाल थे। पर जब वे तहखाने के पास पहुंचे तभी कुछ अजीब हुआ। उनके एक साथी ने अचानक रफ्तार घटाई और चुपके से पीछे हट गया। उस पर कोई भरोसा न था और वो देखा गया तो वो भाग गया। पर भागने के पहले उसने एक छोटा सा बॉक्स वहां छोड़ दिया जिसमें से एक चमकीला पत्थर झलक रहा था। राहुल ने बेताबी में बॉक्स उठाया, पर तभी बीरबल की टोली सक्रिय हुई। छिपकर बैठे सिपाहियों ने उनके चारों ओर घेरे डाल दिए और चोरों को पकड़ लिया गया। महल में चूर चूर होकर हल्ला मचा। अकबर स्वयं दौड़े और छठे धार से परिस्थिति की जानकारी ली। राहुल चिल्ला रहा था कि वो निर्दोष है। हरिदास घबराया हुआ था और बाकी चोरों का चेहरा भयभीत। पर सबसे हैरान और चौंकाने वाली बात हुई। जो बॉक्स छोड़ा गया था उसमें नीलकमल जैसे कोई भारी रत्न नहीं था, बल्कि उसमें एक कांच का ढकीला टुकड़ा था जिसे नकली पत्थर के रूप में पेश किया गया था। चोरों की चाल समझ में आ गई थी। वे नकली बदले में असली मणि ले जाने की योजना बना रहे थे और बदला रखने के लिए नकली रख दिया था। पर प्रश्न अभी भी अपरिपक्व था। असल में असली मणि कहाँ थी? राहुल ने कहा कि उसने असली मणि तहखाने के पास नहीं देखा और हरिदास ने कहा कि वह तो केवल रात में कुछ खाना मांगने आया था। वो अपराध से अनभिज्ञ है। बीरबल ने शांत रहकर सबकी बातें सुनी और फिर उनकी आंखों में उस खास चिन्ह को ढूंढना शुरू किया, वही चिन्ह जो पत्र पर मिला था। अचानक उनके मन में एक विचार चमका जो उन्होंने तुरंत परखना चाहा। बीरबल ने तहखाने के पास सभी छुपे हुए स्थानों की जांच करवाई, कभी कोई दरार, कभी कोई चाल, और अंततः उन्हें तहखाने के ऊपर बने छोटे से छत के कोने में एक असामान्य सी पतली छत दिखाई पड़ी। वो पतली बिछी लकड़ी की पट्टी जो बाहर से नजर न आती थी पर जो ऊपर से झांकने पर दिखाई देती थी, उस पर सूक्ष्म निशान बने थे, वही निशान जो पत्र पर बने थे। बीरबल ने तुरंत याद किया कि ये निशान उन पुराने घुड़सवारों के चिन्हों जैसा है। शायद किसी पुराने राजकाज के गुप्त मार्गकर्ताओं ने ही इस निशान का उपयोग किया होगा। उन्होंने तहखाने के ऊपर बनी एक छोटी खिड़की की जांच की और पाया कि खिड़की खुलने की आवाज किसी रात में नहीं हुई थी, बल्कि किसी ने उसे आहिस्ता से अंदर से खोला था। ये बात बताती थी कि चोरी अंदर से ही कराई गई थी। किसी ने तहखाने का ताला तोड़ा न था, बल्कि अंदर का ताला छिपकर खोला गया था। ये खुलासा सबको चौंका गया। अकबर की आंखों में ये प्रश्न उभर आया कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो शाही विश्वास के समीप था और जिसने नीलकमल को अपने हाथों में लिया? बीरबल ने अपने अगले कदम के लिए राजसी व्यवहार को छोड़कर सरल मन से बात की। उन्होंने महल में काम करने वाले सभी को, उनमें से उन लोगों को भी जो आमतौर पर अनदेखे रहते थे, रसोइयों, माली, कुम्हार और उन बुजुर्ग महिलाओं को बुलवाया जो राजमहल की सफाई करती थी। उन्होंने पूछा कि क्या किसी ने देखा कि तहखाने में से कोई वस्तु रात में खाली निकाली गई थी। एक बूढ़ी औरत जिसका नाम कमला था अपने जीवन के अनुभव से बोली कि उसने कुछ रातों पहले तहखाने की दीवार पर एक हल्की सी खरोंच देखी थी, पर वो खरोंच इतनी सूक्ष्म थी कि किसी ने ध्यान न दिया।
पर उसके शब्दों में एक और बात थी। उसने कहा कि कुछ दिन पहले जौहरी रामदास ने एक अजीब तरह का टेपिक बांध लिया था और उसने उस टेपिक को तहखाने की चाबियों की तरफ छिपा कर रखा था। ये सुनते ही बीरबल के मुंह पर मुस्कान उभर गई। रामदास की नींद, भिखारी की आहट, हरिदास की अचानक समृद्धि, सब कुछ अब आपस में जुड़ने लगा। बहरहाल यह भी संभव था कि रामदास को कोई फंसा रहा था। इसलिए बीरबल ने बहुस्तरीय जांच की मांग की, न केवल बाहरी जांच बल्कि लोगों के अंदर के भावों की भी। बीरबल ने रामदास से फिर मुलाकात की, पर इस बार उनकी बातचीत अलग तरह की थी। उन्होंने रामदास को दोषी ठहराने की बजाय पहले उसके डर और आशंकाओं को सजग किया। धीरे धीरे रामदास फूट पड़ा और उसने बताया कि कुछ हफ्ते से उसे एक अंदाजी हालत से परेशान किया जा रहा था। रात में कोई उसकी कोठरी में आता और उसे धमकी देता कि यदि वह किसी को कुछ बताएगा तो उसकी बेटी को नुकसान पहुंचा दिया जाएगा। रामदास की आंखों में दर्द था और वो बेचैन था। बीरबल ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और समझा कि चोरों ने उसे डराकर सच का यूं मोड़ दिया कि वह चोरी का सहायक बन गया। पर यह नहीं था कि रामदास ने मणि चोरी की, बल्कि उसने किसी और शख्स को तहखाने तक जाने की रास्ता दिखाया था ताकि वे मणि का ठिकाना जान सकें। पर असली चोरी में वो शायद नहीं शामिल था। इससे बीरबल को एक और सुराग मिला। इस पूरी साजिश के पीछे एक बड़ी ताकत थी जो किसी को डराकर काम करवाती थी। अब बीरबल ने उस छुपे हुए व्यक्ति की खोज तेज कर दी जिसने रामदास को धमकाया था। उन्होंने महल के बाहर के गलियों में पूछताछ की और पाए कि कुछ दिन पहले एक सफेद दाढ़ी वाला सज्जन अक्सर महल के पास चाय की दुकान पर आता और अलग अलग लोगों से बातें किया करता था। इस सज्जन की बातें जरा अलग थी। वो राजा के अधिकार और प्रजा के अधिकार पर लंबा बोलता था, पर साथ ही उसे जिस तरह की नजाकत मालूम थी उससे पता चलता था कि वो कोई मामूली उपदेशक नहीं था। बीरबल ने इस सज्जन के बारे में और पता लगाया और उसे एक पुराने सूबेदार के रूप में पहचाना गया। नाम था गुलाबचंद। गुलाबचंद का अतीत विवादास्पद था। कहा जाता था कि उस पर पहले भी कुछ गंभीर आरोप लगे थे, पर कभी साबित न हुए थे, क्योंकि उसके पास धन और संपर्क दोनों थे। यदि गुलाबचंद इस मामले में शामिल था तो चोरी का नेटवर्क बड़ा और जटिल था। बीरबल ने गुलाबचंद को सीधे पकड़ने की बजाय एक और चाल चली। उन्होंने महल में एक नकली खबर फैलाई कि राजा नीलकमल की जगह एक दूसरा रत्न हासिल करने की योजना बना रहे हैं और इसके लिए एक विशेष दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। यह खबर गुलाबचंद के कानों तक पहुंची और अगले ही दिन वो सक्रिय हो गया। वो उसी तरह की चाल चला जिसमें वो सोच रहा था कि कोई और उसे आगे बढ़ने देगा। पर बीरबल ने आश्चर्यजनक रूप से गुलाबचंद का पीछा नहीं किया। वे उसकी चाल पर उसका सहारा छोड़ देना चाहते थे ताकि वो स्वयं अपने साथी दिखा दे। और उसी रात गुलाबचंद ने एक रहस्यमयी बैठक बुलाई, शहर के एक पुराने अटारी घर में, जहां गलियों की ठंडी सांसें भी अंदर तक पहुंचती थी। बीरबल ने अपनी एक भरोसेमंद टोली के साथ उस बैठक को जासूसी की तरह सुना और देखा कि गुलाबचंद सामने बैठा कुछ दस्तावेज खोलकर लोगों को समझा रहा था। उन दस्तावेजों में नीलकमल के असली और नकली दोनों नक्शे थे और एक योजना बनी थी कि कैसे नकली को तहखाने में रखकर असली को शिफ्ट किया जाए। पर बैठक में मौजूद एक आदमी था जो चुपचाप बैठा रहा और जिसे कोई और नहीं पहचान पाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसी आदमी ने चुपके से एक छोटे से घड़े में कुछ बांधा और उसे गुलाबचंद को दिया। उसका कहना था कि वो उसे खासकर रात के समय तहखाने के ऊपर खिड़की में छुपा देगा ताकि असली मणि आराम से निकल सके। बीरबल ने समझ लिया कि ये वो रात थी जब सब कुछ तय हुआ। उन्होंने जानकारी लेकर तुरंत अकबर को सारी बात बताई, पर उस समय उन्होंने गुलाबचंद को पकड़ने का फैसला नहीं किया। वो चाहते थे कि अंतिम पर्दाफाश उनके सामने हो और अपराधी अपनी हरकतों के साथ बेनकाब हो। अगले दिन बीरबल ने सबको दरबार में बुलाया
और कहा कि चोर पकड़ा गया है पर असली मणि अभी सामने नहीं आई। वो व्यक्ति जिसने असली मणि अपने पास रखी होगी उसे स्वयं सामने लाए। ये वक्त की बात थी, चोरों को डराते हुए पर उन्हें ये अवसर देना भी कि न्याय स्वयं सामने आकर झलके। ये बीरबल की चाल थी। सारे दरबार के लोग बेचैन थे पर बीरबल शांत थे। उनके दिमाग में अगले कदम की रेखाएं साफ थी। उस शाम फिर वही चश्मदीदों की कहानी हुई। किसी ने देखा कि एक सफेद दाढ़ी वाला सज्जन तहखाने की ओर बढ़ा और एक छोटे से बक्से को तहखाने की छत पर रखा। पर जब लोग उसे पकड़ने की कोशिश करने आए तभी एक अजीब बदलाव हुआ। सफेद दाढ़ी वाले सज्जन ने चपलता से अपने आप को महल की छाया में घुला लिया और दिखा कि वो कोई और न था बल्कि वही वो अजनबी था जिसे पहले देखा गया था। गुलाबचंद की चाल काम कर गई थी और उसने कुछ और लोगों को टोपी की तरह इस्तेमाल कर रखा था। पर इसी दौरान अचानक तहखाने की छत के पास से एक तेज आवाज आई और सभी का ध्यान खींचा। वो आवाज कुछ वैसी थी जैसे कोई पत्थर आपस में टकरा गया हो, पर वो आवाज किसी तुरंत से किसी ने और निकाली थी। वही आदमी जिसने गुलाबचंद को घड़ा दिया था, वही अनजान चेहरा जिसने बखूबी रात की साजिश में हाथ दिया था। भीड़ में अफरातफरी मच गई और लोग चारों ओर भागे और यहीं पर बीरबल ने अंत में अपना पत्ता खोला। बीरबल ने सबको व्यवस्था से संभालते हुए कहा कि वे लोग केवल दिखने वाले अपराधियों को पकड़कर जीत नहीं पाएंगे। वो अपराध की जड़ तक पहुंचना चाहते थे। उन्होंने तहखाने की छत पर चढ़ने का आदेश दिया और साथ ही उसी अटारी घर की जांच का काम भिजवाया। जब तहखाने की छत को खोला गया तो वहां एक बारीक सी सुरंग मिली जिसमें से एक पतले रस्से की सहायता से एक छोटा सा बक्सा निकाला गया। उस बक्से में नीलकमल नहीं था बल्कि उसमें एक संदेश था। एक ऐसा संदेश जो गुलाबचंद के साथ बैठा उस अनजान आदमी लिख गया था। संदेश में लिखा था कि नीलकमल अब राजसत्ता की हिंसा और भ्रष्टाचार का प्रतीक बन चुका है और उसे उन हाथों में पहुंचना चाहिए जो सच्चे लोगों के हित में उसे उपयोग करें। ये संदेश पढ़ते ही सबके चेहरे पर गहराई आ गई, क्योंकि ये संदेश राजनीतिक और नैतिक विरोधाभास का संकेत दे रहा था। कोई ऐसा व्यक्ति था जो शासन की वजह से जनहित के सवाल उठा रहा था और इसे अपनी तराजू पर परखने का निर्णय लिया था। पर सवाल था, क्या न्याय नाम पर चोरी जायज हो सकती थी? क्या किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत फैसला उसे अपराध करने की अनुमति देता है? बीरबल ने सोचा कि असली मुद्दा केवल मणि की वापसी नहीं था, वो मुद्दा सामाजिक न्याय का भी था। उन्होंने गुलाबचंद से गुरुतर तरीके से पूछा कि वह किस आधार पर किसी को न्याय तुम्हें स्वयं करने की इजाजत दे रहा था। गुलाबचंद ने कहा कि उसने सुन रखा था कि कुछ अमीर जमींदार जनता का शोषण करते हैं और राज्य की नजरों में उनकी चाल कमजोर पड़ गई है। उसने नीलकमल को अस्थिर करने की योजना बनाई थी ताकि राजा खुद जनता का सामना करे। पर जब बीरबल ने ध्यान से देखा तो उसने पाया कि गुलाबचंद भी एक धोखा था। वो केवल बड़ा चेहरा था, असली मास्टरमाइंड कोई और था। वो अनजान आदमी जिसका चेहरा चुपचाप बैठा रहता था और जिसने लोगों को प्रेरित किया था। और उस अनजान आदमी का नाम था एक वृद्ध शिक्षाविद जो कभी अकबर के शासनकाल में एक उच्च पद पर था, पर जिसे समय ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। वो व्यक्ति अब विद्रोही तत्वों के बीच गया और वो मानता था कि सुनहरे प्रतीक को पाटकर जनता की नजरों में बदलाव लाना ही एकमात्र उपाय है। उसकी सोच में क्रूरता थी और सरलता भी। वो चाह रहा था कि राजा जनता के समक्ष खुद अपनी कमजोरी और शक्ति को परखे, पर उसके कदम ने सीधे चोरी को जन्म दिया और उसके इरादे चाहे कितने भी नेक क्यों न हो, कानून के नजरिए से वो अपराध था। कहानी का सबसे निर्णायक मोड़ आया जब बीरबल ने उस अनजान आदमी का सच सबके सामने रखा। उन्होंने कहा कि हम न केवल चीज वापस कर सकते हैं बल्कि उस सोच को भी समझ सकते हैं जिसने चोरी कराई। बीरबल ने गुलाबचंद और उस अनजान आदमी को पब्लिको तौर पर आमने सामने खड़ा किया और सबके सामने कारोबार और प्रजा के सवालों पर
एक सुसंगत बहस छेड़ दी। अकबर ने भी उस बहस को बड़े ही धैर्य से सुना। उनकी आंखों में किसी की गलती पकड़ने का नहीं, बल्कि समाधान लाने का भाव था। और अंततः जब सारी बातें सामने आईं, तब वो वक्त आया जब असली मणि का पता भी चला। ये मालूम हुआ कि असली मणि वो आप ध्यान से सुनिए। एक ऐसा किस्सा जो महल की भव्यता और जंगल की जंगली सच्चाइयों के बीच गुजर कर आता है। ये कहानी है उस दिन की जब बादशाह अकबर शिकार के लिए निकले और जंगल की अनदेखी गलियों में ऐसी घटनाएं घटीं कि उनकी सोच ही बदल गई। ये कहानी न केवल रोमांच से भरी है, बल्कि संवाद, समझदारी और मानवीयता की जीत भी है। चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूं उस सुबह के पहले उजास से, जहां महल की शान छोड़कर एक राजा को अपनी मानवता का सामना करना पड़ा। सूरज अभी आधा आधा सा था। लाल किले के भीतर हल्की खांसी सी हवा चल रही थी। महल के कछुए जैसे सन्नाटे में केवल पक्षियों के गीत और कुछ सेवकों की हल्की गतिविधियां थी। अकबर ने उस दिन शिकार का मन बनाया, न सिर्फ शिकार की थकान मिटाने, बल्कि अपने भीतर की बेचैनी को भी हटाने। उन्होंने सोचा कि जंगल में निकलकर वे फिर से अपने आप से मिलेंगे। शाही जिप्सी, बांधनुष और भाले का इंतजाम हो गया। कुछ भरोसेमंद सिपाहियों का एक दल साथ निकला और रास्ता वही पुराना था, किले के दक्षिणी द्वार से बाहर घने पेड़ों की ओर। जंगल का रास्ता पहले शांत था। हर पत्ता मानो पुराने किस्सों को फुसफुसा रहा हो। अकबर के साथ चलने वाले मुल्ला बिरबल और कुछ बार के लकदरे भी थे, पर इस बार अकबर का मन अलग था। वे हल्की सी बेचैनी लेकर चल रहे थे। रास्ते में उन्होंने कुछ ग्रामीण दिखे, खेतों पर काम करते लोग, नदियों के किनारे कपास धोती महिलाएं और कुछ आदिवासी शिकारी जो अपने पारंपरिक पोशाक में जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। अकबर ने सोचा कि आज वो जंगल में जाकर जानवरों की कद्र करेगा और खून की लड़ाई नहीं करेगा, पर नियति ने कुछ और ही रचा था। जैसे जैसे समूह आगे बढ़ा, जंगल घना होने लगा। पक्षियों की आवाजें बदल गईं। कुछ अनोखे चीखने सी आवाजें आईं, जैसे किसी जंगल का स्वभाव बता रही हो कि वो सतर्क है। अकबर का घोड़ा अचानक भागा और दल ने ठहरकर चारों ओर देखा। तभी अचानक पेड़ों के बीच से कुछ तीर के निशान गिरे और एक आवाज बुलंद हुई, रुको, अब उधर न बढ़ो। अकबर के साथ खड़ा एक सिपाही जख्मी हुआ और उस वक्त सबको समझ आ गया कि ये कोई साधारण शिकार यात्रा नहीं रही, कोई रचना हो रही थी, और वो रचना आदिवासी समूह की चाल थी। आदिवासी लोगों के समूह ने जैसे ही अपनी परंपरागत झुंडबद्ध शैली में घेरा डाला। अकबर के साथ आए सिपाहियों ने हथियार उठाए, पर आदिवासियों की चाल इतनी तेज और संगठित थी कि पहले कुछ पल घबराहट मची। कुछ आदिवासी, जिनके चेहरे पर रंगरोगन और पंखों की सजावट थी, शांत और अनुशासित थे। उनके हाथों में शिवालय के जैसे भाले और कटे हुए लकड़ी के हथियार थे, पर वे उग्र नहीं थे। उनकी आंखों में एक ठंडी दृढ़ता थी। आगे बढ़ते हुए उनका मुखिया, एक वृद्ध परंतु सक्षम आदिवासी, जिसका नाम बाद में सबको पता चला, तेजपाल, ने कहा, हम जानते हैं तुम कौन हो, पर तुम यहां क्यों आए? जंगल हमारी सीमा है। अकबर पहले तो थोड़ा आश्चर्य हुआ, किसने उन्हें इतनी तरतीब से घेर लिया? पर फिर वो अपनी शाही गरिमा के साथ बोले, हम शिकार पर आए हैं। हमारा उद्देश्य केवल वन्यजीवों का शिकार है, किसी का नुकसान नहीं। तेजपाल की आंखों में झलकती आईना जैसी नजर ने किसी तरह की ठंडी परख की। तुम शिकार कह रहे हो, उसने कहा, पर क्या तुमने कभी सोचा कि जंगल का एक जीव भी हमारी उपस्थिति से डरता है? क्या तुमने सोचा कि तुम्हारे शिकार की आहट हमारे बच्चों के दिन में भय नहीं भरती? अकबर के भीतर हल्की चिढ़ थी, पर वे समझदार शासक थे। हमारे राज्य की आवश्यकता है और राजा का मनोरंजन भी, उन्होंने कहा। आदिवासी हंसे नहीं, वे गंभीर थे। हमारे नियम हैं, तेजपाल बोला। अगर तुम हमारे जंगल में आए तो हमें इसकी हवा से पूछकर चलना पड़ता है। अकबर ने महसूस किया कि यह बातचीत सामान्य से अधिक थी।
ये सम्मान की मांग थी, समझ का प्रश्न था। पर तभी कुछ गड़बड़ी हुई। अकबर की छोटी सी टोली से एक सिपाही ने ऐसा शब्द कहा जिसने हवा बदल दी। कुछ बेरी सी बात जो आदिवासियों के इतिहास में घातक थी। कुछ आदिवासियों ने हाथ उठाए और धीरे धीरे चढ़ाई की। बिगड़ी सुबह अब किसी युद्ध की शुरुआत को दिखा रही थी और एक अनहोनी ने हाथ पकड़ा। आदिवासी समूह ने अचानक ही ऐसा घेरा डाला कि अकबर की चाल अव्यवस्थित हो गई। कुछ तेज हाथों ने घोड़े का दमन किया, कुछ ने तलवारें झपट ली। जिस तरह से घात की योजना बनी थी वो दर्शाती थी कि आदिवासियों का उद्देश्य केवल भय पैदा करना था। वे चाहते थे कि राजा समझे कि ये जमीन सिर्फ उनकी नहीं है। अचानक होने वाली हलचल में राजा अकबर को घेर कर कुछ आदिवासियों ने पकड़ लिया। वे चिल्ला उठे, हमें हमारी जमीन चाहिए, तुम्हारी उपस्थिति हमारे मौसम को बिगाड़ती है। अकबर ने अपनी गुहार लगाई। उन्होंने सूचित किया कि वे राजा हैं, पर आदिवासियों ने उस नाम का भी सम्मान न किया। उनके लिए राजा नाम केवल शब्द था। असली अर्थ उन नियमों के खिलाफ उनकी पीड़ा की गूंज था जिसने उन्हें बार बार। व्यक्ति था जो शासन की वजह से जनहित के सवाल उठा रहा था और इसे अपनी तराजू पर परखने का निर्णय लिया था। पर सवाल था, क्या न्याय नाम पर चोरी जायज हो सकती थी? क्या किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत फैसला उसे अपराध करने की अनुमति देता है? बीरबल ने सोचा कि असली मुद्दा केवल मणि की वापसी नहीं था, वो मुद्दा सामाजिक न्याय का भी था। उन्होंने गुलाबचंद से गुरुतर तरीके से पूछा कि वह किस आधार पर किसी को न्याय तुम्हें स्वयं करने की इजाजत दे रहा था। गुलाबचंद ने कहा कि उसने सुन रखा था कि कुछ अमीर जमींदार जनता का शोषण करते हैं और राज्य की नजरों में उनकी चाल कमजोर पड़ गई है। उसने नीलकमल को अस्थिर करने की योजना बनाई थी ताकि राजा खुद जनता का सामना करे। पर जब बीरबल ने ध्यान से देखा तो उसने पाया कि गुलाबचंद भी एक धोखा था। वो केवल बड़ा चेहरा था, असली मास्टरमाइंड कोई और था। वो अनजान आदमी जिसका चेहरा चुपचाप बैठा रहता था और जिसने लोगों को प्रेरित किया था। और उस अनजान आदमी का नाम था एक वृद्ध शिक्षाविद जो कभी अकबर के शासनकाल में एक उच्च पद पर था, पर जिसे समय ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। वो व्यक्ति अब विद्रोही तत्वों के बीच गया और वो मानता था कि सुनहरे प्रतीक को पाटकर जनता की नजरों में बदलाव लाना ही एकमात्र उपाय है। उसकी सोच में क्रूरता थी और सरलता भी। वो चाह रहा था कि राजा जनता के समक्ष खुद अपनी कमजोरी और शक्ति को परखे, पर उसके कदम ने सीधे चोरी को जन्म दिया और उसके इरादे चाहे कितने भी नेक क्यों न हो, कानून के नजरिए से वो अपराध था। कहानी का सबसे निर्णायक मोड़ आया जब बीरबल ने उस अनजान आदमी का सच सबके सामने रखा। उन्होंने कहा कि हम न केवल चीज वापस कर सकते हैं बल्कि उस सोच को भी समझ सकते हैं जिसने चोरी कराई। बीरबल ने गुलाबचंद और उस अनजान आदमी को पब्लिको तौर पर आमने सामने खड़ा किया और सबके सामने कारोबार और प्रजा के सवालों पर एक सुसंगत बहस छेड़ दी। अकबर ने भी उस बहस को बड़े ही धैर्य से सुना। उनकी आंखों में किसी की गलती पकड़ने का नहीं बल्कि समाधान लाने का भाव था। और अंततः जब सारी बातें सामने आईं, तब वो वक्त आया जब असली मणि का पता भी चला। ये मालूम हुआ कि असली मणि वो आप ध्यान से सुनिए। एक ऐसा किस्सा जो महल की भव्यता और जंगल की जंगली सच्चाइयों के बीच गुजर कर आता है। ये कहानी है उस दिन की जब बादशाह अकबर शिकार के लिए निकले और जंगल की अनदेखी गलियों में ऐसी घटनाएं घटीं कि उनकी सोच ही बदल गई। ये कहानी न केवल रोमांच से भरी है बल्कि संवाद, समझदारी और मानवीयता की जीत भी है। चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूं उस सुबह के पहले उजास से जहां महल की शान छोड़कर एक राजा को अपनी मानवता का सामना करना पड़ा। सूरज अभी आधा आधा सा था। लाल किले के भीतर हल्की खांसी सी हवा चल रही थी। महल के कछुए जैसे सन्नाटे में केवल पक्षियों के गीत और कुछ सेवकों की हल्की गतिविधियां थी। अकबर ने उस दिन शिकार का मन बनाया, न सिर्फ शिकार की थकान मिटाने
बल्कि अपने भीतर की बेचैनी को भी हटाने। उन्होंने सोचा कि जंगल में निकलकर वे फिर से अपने आप से मिलेंगे। शाही जिप्सी, बांधनुष और भाले का इंतजाम हो गया। कुछ भरोसेमंद सिपाहियों का एक दल साथ निकला और रास्ता वही पुराना था, किले के दक्षिणी द्वार से बाहर घने पेड़ों की ओर। जंगल का रास्ता पहले शांत था, हर पत्ता मानो पुराने किस्सों को फुसफुसा रहा हो। अकबर के साथ चलने वाले मुल्ला बिरबल और कुछ बार बार के लकदरे भी थे, पर इस बार अकबर का मन अलग था। वे हल्की सी बेचैनी लेकर चल रहे थे। रास्ते में उन्होंने कुछ ग्रामीण दिखे, खेतों पर काम करते लोग, नदियों के किनारे कपास धोती महिलाएं और कुछ आदिवासी शिकारी जो अपने पारंपरिक पोशाक में जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। अकबर ने सोचा कि आज वो जंगल में जाकर जानवरों की कद्र करेगा और खून की लड़ाई नहीं करेगा, पर नियति ने कुछ और ही रचा था। जैसे जैसे समूह आगे बढ़ा, जंगल घना होने लगा। पक्षियों की आवाजें बदल गईं। कुछ अनोखे चीखने सी आवाजें आईं, जैसे किसी जंगल का स्वभाव बता रही हो कि वो सतर्क है। अकबर का घोड़ा अचानक भागा और दल ने ठहरकर चारों ओर देखा। तभी अचानक पेड़ों के बीच से कुछ तीर के निशान गिरे और एक आवाज बुलंद हुई, रुको, अब उधर न बढ़ो। अकबर के साथ खड़ा एक सिपाही जख्मी हुआ और उस वक्त सबको समझ आ गया कि ये कोई साधारण शिकार यात्रा नहीं रही, कोई रचना हो रही थी, और वो रचना आदिवासी समूह की चाल थी। आदिवासी लोगों के समूह ने जैसे ही अपनी परंपरागत झुंडबद्ध शैली में घेरा डाला। अकबर के साथ आए सिपाहियों ने हथियार उठाए, पर आदिवासियों की चाल इतनी तेज और संगठित थी कि पहले कुछ पल घबराहट मची। कुछ आदिवासी, जिनके चेहरे पर रंगरोगन और पंखों की सजावट थी, शांत और अनुशासित थे। उनके हाथों में शिवालय के जैसे भाले और कटे हुए लकड़ी के हथियार थे, पर वे उग्र नहीं थे। उनकी आंखों में एक ठंडी दृढ़ता थी। आगे बढ़ते हुए उनका मुखिया, एक वृद्ध परंतु सक्षम आदिवासी, जिसका नाम बाद में सबको पता चला, तेजपाल, ने कहा, हम जानते हैं तुम कौन हो, पर तुम यहां क्यों आए? जंगल हमारी सीमा है। अकबर पहले तो थोड़ा आश्चर्य हुआ, किसने उन्हें इतनी तरतीब से घेर लिया? पर फिर वो अपनी शाही गरिमा के साथ बोले, हम शिकार पर आए हैं। हमारा उद्देश्य केवल वन्यजीवों का शिकार है, किसी का नुकसान नहीं। तेजपाल की आंखों में झलकती आईना जैसी नजर ने किसी तरह की ठंडी परख की। तुम शिकार कह रहे हो, उसने कहा, पर क्या तुमने कभी सोचा कि जंगल का एक जीव भी हमारी उपस्थिति से डरता है? क्या तुमने सोचा कि तुम्हारे शिकार की आहट हमारे बच्चों के दिन में भय नहीं भरती? अकबर के भीतर हल्की चिढ़ थी, पर वे समझदार शासक थे। हमारे राज्य की आवश्यकता है और राजा का मनोरंजन भी, उन्होंने कहा। आदिवासी हंसे नहीं, वे गंभीर थे। हमारे नियम हैं, तेजपाल बोला। अगर तुम हमारे जंगल में आए तो हमें इसकी हवा से पूछकर चलना पड़ता है। अकबर ने महसूस किया कि यह बातचीत सामान्य से अधिक थी। यह सम्मान की मांग थी, समझ का प्रश्न था। पर तभी कुछ गड़बड़ी हुई। अकबर की छोटी सी टोली से एक सिपाही ने ऐसा शब्द कहा जिसने हवा बदल दी। कुछ बेरी सी बात जो आदिवासियों के इतिहास में घातक थी। कुछ आदिवासियों ने हाथ उठाए और धीरे धीरे चढ़ाई की। बिगड़ी सुबह अब किसी युद्ध की शुरुआत को दिखा रही थी, और एक अनहोनी ने हाथ पकड़ा। आदिवासी समूह ने अचानक ही ऐसा घेरा डाला कि अकबर की चाल अव्यवस्थित हो गई। कुछ तेज हाथों ने घोड़े का दमन किया, कुछ ने तलवारें झपट ली। जिस तरह से घात की योजना बनी थी, वो दर्शाती थी कि आदिवासियों का उद्देश्य केवल भय पैदा करना था। वे चाहते थे कि राजा समझे कि ये जमीन सिर्फ उनकी नहीं है। अचानक होने वाली हलचल में राजा अकबर को घेर कर कुछ आदिवासियों ने पकड़ लिया। वे चिल्ला उठे, हमें हमारी जमीन चाहिए, तुम्हारी उपस्थिति हमारे मौसम को बिगाड़ती है। अकबर ने अपनी गुहार लगाई। उन्होंने सूचित किया कि वे राजा हैं, पर आदिवासियों ने उस नाम का भी सम्मान न किया।
उनके लिए राजा नाम केवल शब्द था। असली अर्थ उन नियमों के खिलाफ उनकी पीड़ा की गूंज था जिसने उन्हें बार बार छला था। बहुधा बाहरी लोगों के आ जाने से आदिवासियों की भूमि, पेड़ पौधे और शिकार प्रभावित होते थे। उनका अंदेशा सही था। इस मिस्ट्री में सबसे अजीब बात यह थी कि उन्हें जान लेने का इरादा नहीं था। उनका उद्देश्य था पकड़कर राजा को अपने गांव में ले जाना और उसकी सत्ता से पूछताछ कराना, जैसा कि उनकी पुरानी परंपरा थी जब बाहरी ताकतें उनकी जमीन पर अतिक्रमण करती। अकबर का दल शोर मचाता रहा, पर जंगल की स्थिति और आदिवासियों की रणनीति ने सबको शांत कर दिया। कुछ सिपाही निहत्थे होकर भाग निकले, कुछ बचे हुए भयभीत थे। आदिवासी विद्रोह का स्वरूप योजनाबद्ध था। वे न केवल लाठी भाले से लैस थे, बल्कि घेराव में बंधे हुए थे और उन्होंने राजा को पूरे सम्मान के साथ पकड़ा, जैसे किसी पवित्र रस्म का अनुपालन हो। अकबर को लगा जैसे वे किसी खेल का हिस्सा है, पर फिर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये खेल कहीं गहरा प्रश्न उठा रहा है। राजा की सत्ता क्या वास्तव में असीम है? क्या वह जंगल की आत्मा को समझ सकता है? क्या उसका न्याय वहां भी पहुंचेगा जहां उसकी आदतें नहीं? अद्भुत बात यह थी कि अकबर को चोट नहीं पहुंची। आदिवासियों ने उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। उनको राजा का जीवन मूल्य नहीं मिला, पर वे चाहते थे कि वो उनके गांव आए और उन कारणों को सुने जो उनकी पीड़ा के मूल में थे। उन्होंने राजा को एक साधारण बांस के पायदान पर बिठाया और उसकी आंखों में सीधे देखा। इस दौरान राजा के भीतर अजीब तरह की चिलमन खुल गई। न केवल डर, बल्कि जिज्ञासा भी जागी। उसने अपनी आवाज में नम्रता लाई और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? बताओ, मैं सुनूंगा। ये सुनकर तेजपाल की नजरें जमी। वे चाहते थे कि ये सिर्फ किसी वचन की तरह न रहे। वे चाहते थे कि राजा की सुनवाई गहरी और प्रभावी हो। आदिवासियों ने राजा को गांव के भीतर ले जाकर वहां की सादगी दिखाई। आप अगर कभी वहां पहुंचे होते तो देखते कि मकान मिट्टी के, छत बांसियों से बने, अग्नि के आसपास कहानियां और बच्चे जो जीवों को पहचाने, ये सब कोई अराजकता नहीं बल्कि एक जटिल जीवन प्रणाली थी। तेजपाल ने बतलाया कि कैसे बाहर के व्यापारी जंगल की जमीन पर खनन और लकड़ी कटवाने आ जाते हैं। कैसे कुछ अमीरों ने जंगल के नदियों को बांध दिया, जिससे वनों के जीवों का रास्ता बंद हुआ। कैसे उनकी लड़कियां और लड़के जंगल की परंपराओं को खोते जा रहे थे। उनकी बातें शर्मनाक नहीं थी, वे सत्य की दर्द भरी गाथा थी। राजा ने सुनी और जवाब में कहा कि वो वापस जाकर इन बातों को देखेगा, पर आदिवासियों का कहना था कि वादा और शब्द बहुत हुए हैं, अब उन्हें कार्रवाई चाहिए। तेजपाल की चाल योजनाबद्ध थी, पर उसके अंदर एक बड़ी परंपरा थी। कभी भी जब बाहरी सत्ता अधिक दमनकारी हुई, आदिवासियों का कहना था कि वे राजा को पकड़कर उनके सामने समस्या रख देंगे और यदि राजा ने न्याय न बजाया तो वे अपने रास्ते से चलेंगे। पर बाजार की राजनीति और शाही अदालतों में ये बात अलग थी। अकबर को ये चुनना था कि वो सख्ती का रास्ता अपनाए या नरमी और समझ का। वो एक शासक थे, पर एक इंसान भी। रात की कहानी में उस गांव के बुजुर्गों ने उसे अपने पुराने रीति रिवाजों के मुताबिक एक सभा में बिठाया, जहां वे सबने मिलकर चर्चा की। कुछ युवा कहते थे कि हां, राजा को कठोर सजा मिले, पर बुजुर्गों ने कहा कि दीर्घकालिक समाधान के लिए समझना ही सबसे अच्छा रास्ता है। अकबर ने इन बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि शक्ति केवल तलवार से नहीं आती, बल्कि उसकी असली ताकत तब निखरती है जब वो न्याय और सहानुभूति के साथ जुड़ती है। आखिरकार अकबर ने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि वे वापस महल जाकर जंगल के अधिकारों और उपायों की एक सूची तैयार करेंगे। वे पहुंचकर अपने मंत्रियों से बातचीत कर जंगल के संरक्षण के लिए नियम बनवाएंगे। वे वचन देते हैं कि वे असत्यापित चॉपिंग और नदियों के बांधों की जांच कराएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, वो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे जिन्होंने जंगल को नुकसान पहुंचाया। ये प्रस्ताव सुनकर कुछ आदिवासी खन्नास हुए, कुछ ने आंखें चमकाई,
पर तेजपाल ने कहा कि वचन देना आसान है, पर कार्रवाई दिखाओ। उसने एक शर्त रखी, जब राजा वापस महल लौटेगा वो कुछ आदिवासी प्रतिनिधियों को साथ लाने की मांग करेगा, ताकि वे सीधे दरबार में अपनी पीड़ा रखें और राजा उन्हें सार्वजनिक तौर पर सुने। ये मांग अकबर के लिए अप्रत्याशित थी। उन्होंने सोचा नहीं था कि शाही अदालत में आम जन अपनी पीड़ा इतने सीधे तरीके से रख पाएंगे, पर राजा ने समझदारी दिखाई और स्वीकार किया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, पर तुम्हें हमें भी विश्वास करना होगा। अगली सुबह एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। राजा और उसके साथी धीरे धीरे जंगल से वापस महल की ओर बढ़े, पर इस बार कोई तलवारबाजी या युद्ध की आवाज नहीं थी। ये लौटना था एक नए समझौते का। कुछ आदिवासी राजा के साथ महल भी आए। उनका स्वागत अनूठा था। दरबार में उनका आना एक नई तरह की खिड़की खोलता था। किस तरह राजसी शक्ति और जनजीवन का टकराव सहमति में बदला जा सकता है। अकबर ने अपने मंत्रिमंडल के समक्ष आदिवासियों की शिकायतों को रखवाया। उन्होंने आदिवासियों के प्रतिनिधियों के साथ खुले दिल से चर्चा की। कुछ मंत्री पहले हिचकिचाए, पर राजा की दृढ़ता और जनता के स्पष्ट दर्द ने उन्हें झकझोर दिया। धीरे धीरे निर्णय लिए गए। वनों की कटाई पर रोक, नदियों के प्रवाह की पुनर्स्थापना और उन व्यापारिक लोगों पर जुर्माना जो नियम तोड़ते थे। साथ ही महल ने कुछ शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं आदिवासी गांवों तक पहुंचाने का संकल्प लिया, ताकि वहां के लोगों की जिंदगी में वास्तविक सुधार दिखे। इन सभी घटनाओं के बीच सबसे बड़ा परिवर्तन अकबर के अंदर हुआ। उन्होंने सीखा कि बहादुरी केवल तलवार चलाने में नहीं, बल्कि निर्णय लेने और खुद के सिद्धांतों पर अडिग रहने में भी है। उन्होंने देखा कि उनका सिंहासन सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो उनकी नजरों से दूर रहते हैं। आदिवासियों की पकड़ ने अकबर को एक वास्तविकता का सामना कराया। उनकी नीतियां कितनी भी महान हों, अगर वे जमीन पर लागू नहीं हुई तो वे सिर्फ शब्द रह जाती। और आदिवासियों ने भी सीखा, उनका संघर्ष केवल द्वेष या हिंसा का मार्ग नहीं था। वे अपने हक के लिए न्याय की राह चुन सकते थे। दोनों तरफ से ये समझ बनी कि संवाद और सम्मान ही सबसे सशक्त हथियार है। कहानी का अंत सीधे न था, ये एक नए आरंभ की तरह था। महल और जंगल के बीच अब एक नया समझौता था। वो कठोर और स्थायी नहीं, पर वो जरूरी और मानवतापूर्ण था। अकबर ने जंगल की सीमा पर कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया जो नियमित निरीक्षण करेंगे, और आदिवासियों के प्रतिनिधियों को भी प्रशासन में बतौर सलाहकार शामिल किया गया। कुछ कलाकारों और कवियों ने उस दिन की महिमा को गीतों में पिरो दिया, पर असली सार वह था कि एक राजा और उसकी प्रजा ने मिलकर अपनी गलतियों को माना और सुधार की राह चुनी। आप जब ये कहानी सुनते हैं तो शायद सोचेंगे कि क्या सत्ता और जनजीवन में असल में कोई छला था। बहुधा बाहरी लोगों के आ जाने से आदिवासियों की भूमि, पेड़ पौधे और शिकार प्रभावित होते थे। उनका अंदेशा सही था। इस मिस्ट्री में सबसे अजीब बात यह थी कि उन्हें जान लेने का इरादा नहीं था। उनका उद्देश्य था पकड़कर राजा को अपने गांव में ले जाना और उसकी सत्ता से पूछताछ कराना, जैसा कि उनकी पुरानी परंपरा थी जब बाहरी ताकतें उनकी जमीन पर अतिक्रमण करती। अकबर का दल शोर मचाता रहा, पर जंगल की स्थिति और आदिवासियों की रणनीति ने सबको शांत कर दिया। कुछ सिपाही निहत्थे होकर भाग निकले, कुछ बचे हुए भयभीत थे। आदिवासी विद्रोह का स्वरूप योजनाबद्ध था। वे न केवल लाठी भाले से लैस थे, बल्कि घेराव में बंधे हुए थे, और उन्होंने राजा को पूरे सम्मान के साथ पकड़ा, जैसे किसी पवित्र रस्म का अनुपालन हो। अकबर को लगा जैसे वे किसी खेल का हिस्सा है, पर फिर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये खेल कहीं गहरा प्रश्न उठा रहा है। राजा की सत्ता क्या वास्तव में असीम है? क्या वह जंगल की आत्मा को समझ सकता है? क्या उसका न्याय वहां भी पहुंचेगा जहां उसकी आदतें नहीं? अद्भुत बात यह थी कि अकबर को चोट नहीं पहुंची। आदिवासियों ने उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। उनको राजा का जीवन मूल्य नहीं मिला, पर वे चाहते थे
कि वो उनके गांव आए और उन कारणों को सुने जो उनकी पीड़ा के मूल में थे। उन्होंने राजा को एक साधारण बांस के पायदान पर बिठाया और उसकी आंखों में सीधे देखा। इस दौरान राजा के भीतर अजीब तरह की चिलमन खुल गई। न केवल डर बल्कि जिज्ञासा भी जागी। उसने अपनी आवाज में नम्रता लाई और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? बताओ, मैं सुनूंगा। ये सुनकर तेजपाल की नजरें जमी। वे चाहते थे कि ये सिर्फ किसी वचन की तरह न रहे। वे चाहते थे कि राजा की सुनवाई गहरी और प्रभावी हो। आदिवासियों ने राजा को गांव के भीतर ले जाकर वहां की सादगी दिखाई। आप अगर कभी वहां पहुंचे होते तो देखते कि मकान मिट्टी के, छत बांसियों से बने, अग्नि के आसपास कहानियां और बच्चे जो जीवों को पहचाने, ये सब कोई अराजकता नहीं बल्कि एक जटिल जीवन प्रणाली थी। तेजपाल ने बतलाया कि कैसे बाहर के व्यापारी जंगल की जमीन पर खनन और लकड़ी कटवाने आ जाते हैं। कैसे कुछ अमीरों ने जंगल के नदियों को बांध दिया, जिससे वनों के जीवों का रास्ता बंद हुआ। कैसे उनकी लड़कियां और लड़के जंगल की परंपराओं को खोते जा रहे थे। उनकी बातें शर्मनाक नहीं थी, वे सत्य की दर्द भरी गाथा थी। राजा ने सुनी और जवाब में कहा कि वो वापस जाकर इन बातों को देखेगा, पर आदिवासियों का कहना था कि वादा और शब्द बहुत हुए हैं, अब उन्हें कार्रवाई चाहिए। तेजपाल की चाल योजनाबद्ध थी, पर उसके अंदर एक बड़ी परंपरा थी। कभी भी जब बाहरी सत्ता अधिक दमनकारी हुई, आदिवासियों का कहना था कि वे राजा को पकड़कर उनके सामने समस्या रख देंगे और यदि राजा ने न्याय न बजाया तो वे अपने रास्ते से चलेंगे। पर बाजार की राजनीति और शाही अदालतों में ये बात अलग थी। अकबर को ये चुनना था कि वो सख्ती का रास्ता अपनाए या नरमी और समझ का। वो एक शासक थे पर एक इंसान भी। रात की कहानी में उस गांव के बुजुर्गों ने उसे अपने पुराने रीति रिवाजों के मुताबिक एक सभा में बिठाया, जहां वे सबने मिलकर चर्चा की। कुछ युवा कहते थे कि हां, राजा को कठोर सजा मिले, पर बुजुर्गों ने कहा कि दीर्घकालिक समाधान के लिए समझना ही सबसे अच्छा रास्ता है। अकबर ने इन बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि शक्ति केवल तलवार से नहीं आती, बल्कि उसकी असली ताकत तब निखरती है जब वो न्याय और सहानुभूति के साथ जुड़ती है। आखिरकार अकबर ने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि वे वापस महल जाकर जंगल के अधिकारों और उपायों की एक सूची तैयार करेंगे। वे पहुंचकर अपने मंत्रियों से बातचीत कर जंगल के संरक्षण के लिए नियम बनवाएंगे। वे वचन देते हैं कि वे असत्यापित चॉपिंग और नदियों के बांधों की जांच कराएंगे और सबसे महत्वपूर्ण, वो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे जिन्होंने जंगल को नुकसान पहुंचाया। ये प्रस्ताव सुनकर कुछ आदिवासी खन्नास हुए, कुछ ने आंखें चमकाई, पर तेजपाल ने कहा कि वचन देना आसान है, पर कार्रवाई दिखाओ। उसने एक शर्त रखी, जब राजा वापस महल लौटेगा वो कुछ आदिवासी प्रतिनिधियों को साथ लाने की मांग करेगा, ताकि वे सीधे दरबार में अपनी पीड़ा रखें और राजा उन्हें सार्वजनिक तौर पर सुने। ये मांग अकबर के लिए अप्रत्याशित थी। उन्होंने सोचा नहीं था कि शाही अदालत में आम जन अपनी पीड़ा इतने सीधे तरीके से रख पाएंगे, पर राजा ने समझदारी दिखाई और स्वीकार किया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, पर तुम्हें हमें भी विश्वास करना होगा। अगली सुबह एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। राजा और उसके साथी धीरे धीरे जंगल से वापस महल की ओर बढ़े, पर इस बार कोई तलवारबाजी या युद्ध की आवाज नहीं थी। ये लौटना था एक नए समझौते का। कुछ आदिवासी राजा के साथ महल भी आए। उनका स्वागत अनूठा था। दरबार में उनका आना एक नई तरह की खिड़की खोलता था। किस तरह राजसी शक्ति और जनजीवन का टकराव सहमति में बदला जा सकता है। अकबर ने अपने मंत्रिमंडल के समक्ष आदिवासियों की शिकायतों को रखवाया। उन्होंने आदिवासियों के प्रतिनिधियों के साथ खुले दिल से चर्चा की। कुछ मंत्री पहले हिचकिचाए, पर राजा की दृढ़ता और जनता के स्पष्ट दर्द ने उन्हें झकझोर दिया। धीरे धीरे निर्णय लिए गए। वनों की कटाई पर रोक, नदियों के प्रवाह की पुनर्स्थापना
और उन व्यापारिक लोगों पर जुर्माना जो नियम तोड़ते थे। साथ ही महल ने कुछ शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं आदिवासी गांवों तक पहुंचाने का संकल्प लिया, ताकि वहां के लोगों की जिंदगी में वास्तविक सुधार दिखे। इन सभी घटनाओं के बीच सबसे बड़ा परिवर्तन अकबर के अंदर हुआ। उन्होंने सीखा कि बहादुरी केवल तलवार चलाने में नहीं, बल्कि निर्णय लेने और खुद के सिद्धांतों पर अडिग रहने में भी है। उन्होंने देखा कि उनका सिंहासन सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो उनकी नजरों से दूर रहते हैं। आदिवासियों की पकड़ ने अकबर को एक वास्तविकता का सामना कराया। उनकी नीतियां कितनी भी महान हों, अगर वे जमीन पर लागू नहीं हुई तो वे सिर्फ शब्द रह जाती। और आदिवासियों ने भी सीखा, उनका संघर्ष केवल द्वेष या हिंसा का मार्ग नहीं था। वे अपने हक के लिए न्याय की राह चुन सकते थे। दोनों तरफ से ये समझ बनी कि संवाद और सम्मान ही सबसे सशक्त हथियार है। कहानी का अंत सीधे न था, ये एक नए आरंभ की तरह था। महल और जंगल के बीच अब एक नया समझौता था। वो कठोर और स्थायी नहीं, पर वो जरूरी और मानवतापूर्ण था। अकबर ने जंगल की सीमा पर कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया जो नियमित निरीक्षण करेंगे, और आदिवासियों के प्रतिनिधियों को भी प्रशासन में बतौर सलाहकार शामिल किया गया। कुछ कलाकारों और कवियों ने उस दिन की महिमा को गीतों में पिरो दिया, पर असली सार वह था कि एक राजा और उसकी प्रजा ने मिलकर अपनी गलतियों को माना और सुधार की राह चुनी। आप जब ये कहानी सुनते हैं तो शायद सोचेंगे कि क्या सत्ता और जनजीवन में असल में कोई पुल बनाया जा सकता है? अकबर और आदिवासियों की ये कथा यही दिखाती है। हाँ, बन सकता है, और ये तभी बनेगा जब दोनों तरफ से सुनने की इच्छा हो। और सबसे बड़ी बात ये कि कभी कभी सत्ता को उसकी कमजोरी दिखाकर ही असली शक्ति का एहसास होता है। एक राजा को पकड़कर जंगल के लोग न केवल अपना दावा जताते हैं, बल्कि उसे ये दिखाते हैं कि वही राजा अपना पद अनुचित प्रयोग न करे। अकबर गया शिकार पर और पकड़ा गया, पर लौट के आया एक बेहतर शासक बनकर। यह किस्सा आपको यही सिखाएगा कि सत्ता में बैठे लोग केवल आदेश देने वाले नहीं होते। वे वही हैं जिनके निर्णय किसी के जीवन की दिशा बदल देते हैं। और जब वे अपनी आंखें जमीन की ओर झुकाते हैं, तभी उनकी सत्ता बाकी लोगों के लिए अर्थ रखती है। वो सिर्फ मुकुट नहीं रहती, वो जिम्मेदारी बन जाती है। आप ध्यान से सुनिए, एक ऐसा किस्सा जो दिखाता है कि न्याय की आकांक्षा कितनी भी ऊंची क्यों न हो, जब उसके दरवाजे पर सवाल खड़े हों तो बुद्धि और संवेदना ही उसे पास बुलाती है। यह कहानी उस दिन की है जब अकबर के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ और बीरबल ने अपनी सूझबूझ से न केवल सच्चाई निकाली, बल्कि दरबार और राज्य के बीच की दूरी भी कम कर दी। एक सुबह दिल्ली के आकाश पर हल्की सरसों की तरह धुंधली धूप छाई हुई थी। महल में जैसे रोज का शोर नहीं था, पर उस दिन कुछ ऐसी बात हुई जिसने सारा माहौल बदल दिया। एक ग्रामीण, कांधे पर मिट्टी की थैली और चेहरा थका हुआ, दरबार की ओर आया। उसके कदमों में एक अजीब मजबूरी थी। वो सीधे अकबर के समक्ष आया और बोला, जहांपना, मेरे गांव के कुछ लोग और मैंने अपनी जमीन से होने वाली आमदनी का कुछ हिस्सा सूबेदार को दिया था, पर सूबेदार ने वो धन राजकोष में जमा न करके अपने खेतों में लगा दिया। जब हमने विरोध किया तो किसी ने कहा कि हम राजा से शिकायत करें। हमने राजा का न्याय चाहा, पर अब राजा न्याय का स्रोत स्वयं बने हुए हैं। उसके शब्दों में केवल अपनी ही पीड़ा नहीं थी, बल्कि एक आशंका भी थी। वो आशंका कि उसके सामने जो सिंहासन बैठा है वही उसे जांच का विषय भी बन सकता है। पर क्या किसी सामान्य नागरिक की शिकायत सीधे राजा पर दर्ज हुई जा सकती है? यही वो प्रश्न था जिसने दरबार में हलचल मचा दी। शुरुआत अनोखी थी। किसी ने सोचा कि ये एक मामूली विवाद है, वहीं कुछ ने कहा कि शायद ये किसी साजिश का हिस्सा हो। पर जब गांव वाले और कुछ व्यापारी भी आए और आरोप बढ़ते गए कि अकबर ने कुछ जमीनों को रॉयल कंजर्वेशन के नाम पर अपने मित्रों को दे दिया और वहां से राजकोष में कमी दिखाई देती है, तब मामला गंभीर हो गया।
लोकतंत्र अभी उस रूप में नहीं था, पर अकबर के शासकीय सिद्धांतों में न्याय सबसे ऊपर था। एक राजा पर आरोप लगना, खासकर तब जब वो अपने दरबार में बैठे हों, ऐसी बात थी जो दरबार और प्रजा दोनों के लिए शर्मिंदगी लाती। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया और उसने तुरंत आदेश दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। पर दरबार के कुछ सदस्यों ने इसका राजनीतिक उपयोग करने की कोशिश शुरू कर दी। किसी ने कहा कि ये विद्रोहियों की योजना है, किसी ने कहा कि ये विदेशी तत्वों की चाल है। वही कुछ शांत स्वभाव के लोग बोले कि पहले तथ्यों को जांचो, फिर बोलो। और यही वो जगह थी जहां बीरबल ने कदम रखा। बीरबल ने पहले तो चुप्पी साधी, लेकिन उसकी आंखों में वो तेजी थी जिससे खबरों की धाराएं भी दिशा बदल देती है। उसने देखा कि मामला साधारण से कहीं अधिक उलझा हुआ है। दावे तो जोरदार थे, पर उनके समर्थन में स्पष्ट कागज नहीं थे। कुछ दस्तावेज थे जिन पर घुमावदार मुहरें थी, पर वे मुहरें किसी ज्ञात रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रही। बीरबल ने फैसला किया कि केस का निपटारा केवल कागजों से नहीं, बल्कि जमीन पर जाकर लोगों से बात करके ही होगा। उसने अकबर से विनम्र होकर कहा, जहांपनाह, मैं चाहूंगा कि इस जांच में मैं भी भाग लूं। शब्द अक्सर पर्दे बनाते हैं, पर जमीन पर सच खड़ा होता है। अकबर ने, जो बीरबल की बुद्धि और ईमानदारी से परिचित था, अनुमति दे दी। पर उसने एक शर्त रखी, किसी भी निर्णय से पहले हर पक्ष की बात सुनी जानी चाहिए, और ऐसा न हो कि कोई आरोप बिना कसौटी से जांचे राजा की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाए। बीरबल की जांच की शुरुआत गांव की ओर हुई। उसने गांव वालों से सीधे बातचीत की। राजनीतिक भाषण थे नहीं, केवल साधारण सवाल। कब किसने कर दिया? कहाँ जमा हुआ? किसने आदेश दिए? इन सवालों में लोगों की बोली और भावनाएं झलकती थी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि यह सिर्फ कोई जमीन का झगड़ा नहीं था। इसमें कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके स्वभाव में चालाकी और अनुचित लाभ छिपा हुआ था। गांव का सूबेदार, जो कभी राजमहल का निकट सहयोगी रहा था, अब एक नई शक्ति बन चुका था। उसके आसपास के कुछ व्यापारी और जमींदारों ने मिलकर ये योजना बनाई थी कि कैसे राजकोष से कुछ धन गायब करके स्थानीय संपत्ति बढ़ाई जाए। पर प्रमाणों की कमी थी। लिखित में मुहरें थी, पर लेन देन के रसीद नहीं। बीरबल ने समझा कि आरोप लगाने वाले और आरोप झेलने वाले दोनों के पास अपनी अपनी कहानियां हैं, और इन कहानियों में सत्य कहीं बीच में दबी हुई थी। बीच में दरबार के कुछ लोग बीरबल की जांच पर संदेह प्रकट करने लगे। किसी को डर था कि बीरबल राजसी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाकर अपने मित्र राजा को शर्मिंदा करेगा। किसी का मानना था कि मामला केवल अंदरूनी साजिश है। पर बीरबल ने अपनी टकटकी नहीं हटाई। उसने तहकीकात के लिए कुछ ऐसे साधन अपनाए जो बहुधा लोग भूल जाते हैं। वो लोगों की छोटी छोटी आदतों को देखता, उनके पहनावे में बदलाव को और उनके घरों के राजों को। उसने पाया कि सूबेदार के घर में अचानक नई वस्तुएं आई थी। एक महंगा कपड़ा, कुछ आभूषण और कुछ दस्तावेज जो रोजमर्रा के कामों से मेल नहीं खाते थे। पर ये सब सुबेदरी लाभ की दिशा में केवल संकेत थे। असली मुकदमा तो कानूनी दायरों तक पहुंचता, और वहां सही साक्ष्य चाहिए था। फिर एक दिन बीरबल को एक अप्रत्याशित सुराग मिला। एक पुराना नौकर जो अब गांव में रहता था, उसने बताया कि एक रात उसने राजमहल के पास कुछ गुप्त बैठक का अंदाजा देखा था, जहां कुछ अधिकारी और व्यापारी मिले और एक बड़े रुई के ढेर में कुछ पैकेट लदे देखे। उस नौकर का बयान कमजोर था, क्योंकि वो डर कर भी चुप रहता, पर बीरबल ने उसे संभाला और उसे आश्वस्त किया कि सत्य सामने आना चाहिए। नौकर ने डरते हुए बताया कि पैकेटों में शायद कागज और कुछ सिक्के थे, जिन्हें बाद में चुपके से बटाया गया। बीरबल ने कहा, यदि ये सत्य है तो ये सिर्फ चोरी नहीं, बल्कि विश्वास का उल्लंघन है। उसने आगे की जांच हेतु कुछ छुपे हुए गवाहों और विश्वसनीय ग्रामीणों को संगठित किया। धीरे धीरे सच्चाई की परतें खुलने लगी। किसी ने किसे सूचित किया, किसने किसको रसीद दिखाई, किन खातों में धन गुजरा,
इन सब का हिसाब किताब करने पर एक स्पष्ट तस्वीर बनने लगी। पर अभी भी एक बड़ी बाधा थी। राजमहल के कुछ दरबानों और अधिकारियों के पास ऐसी पहुंच थी कि वे दस्तावेजों को मिटा भी सकते थे और नए प्रमाण जाल में डाल भी सकते थे। बीरबल ने महसूस किया कि सिर्फ साक्ष्य इकट्ठा करना ही काफी नहीं है, उसे यह भी साबित करना होगा कि किसने जानबूझकर झूठ बोला और किसने मजबूरी में भाग लिया। इसी घड़ी उसने अपनी सबसे बेमिसाल चाल चली। वो अदालत का नाटक रचने लगा। उसने दरबार में एक सार्वजनिक सुनवाई का प्रस्ताव रखा जिसमें अकबर स्वयं उपस्थित रहें, पर शर्त यह रखी कि सुनवाई में सिर्फ लिखित दस्तावेजों पर ही नहीं बल्कि गवाहों की प्रत्यक्ष उपस्थिति और उनकी याददाश्त की कसौटी पर भी विचार किया जाए। यह सुझाव कुछ लोगों को अजीब लगा, पर अकबर ने सहमति दे दी, क्योंकि वो चाहते थे कि हर बात सार्वजनिक रूप से खुले और जो भी दोषी है उसे दंड मिले। सुनवाई के दिन दरबार में भीड़ थी। बीरबल ने वक्तसूत्र और गवाहों की उपस्थित व्यवस्था कराई। सबसे पहले वो गांव वालों के कुछ सीधे सादे गवाहों को सामने लाया। वे लोग थे जिनके पास मिट्टी की रसीदें और बराबर किस्सों के कागज थे। उनके कथन सरल और प्रभावशाली थे। उन्होंने बताया कि कैसे राजकीय निधि का इस्तेमाल स्थानीय विकास के लिए तय था, पर अचानक उसे कुछ निजी परियोजनाओं में बदलते देखा गया। फिर बीरबल ने सूबेदार का सामना कराया। वो शख्स जो पहले शांत था अब घबराने लगा। बीरबल ने उसका आत्मविश्वास तोड़ने के बजाय उससे पूछा कि उसने किन परिस्थितियों में पैसे उधार लिए और क्यों उसने भुगतान की रसीदें नहीं दी। सूबेदार ने हिचकिचाते हुए कुछ नाम लिए, व्यापारी जिनका वचन लिया गया था। यही वो शिखर था जहां राजनीति और व्यक्तिगत स्वार्थ टकरा रहे थे। अचानक जब सब कुछ तार्किक रूप से उलझा हुआ लग रहा था, बीरबल ने एक ऐसी चाल चली जो किसी को उम्मीद न थी। उसने दरबार में उपस्थित उन व्यापारियों में से एक को आमने सामने खड़ा कर दिया और पूछा, क्या तुमने कभी राजकोष से धन लिया और उसे अपनी निजी जमीन में लगाया? व्यापारी ने बिहारपन से मुंह मोड़ा, पर फिर बोला कि उसने केवल निवेश किया था जो बाद में लौटाया जाएगा। तब बीरबल ने दरबार के एक पुराने दस्तावेज का खुलासा किया, एक कागज जो उसने गांव के किसी पुर्जे से पाया था और जो बिल्कुल छिपा हुआ था। उसमें वही मुहरें थी जो पहले संदिग्ध लगी थी, पर अब वो कागज एक लिंक साबित हुआ। उस लेख में लिखा था कि किस तारीख को किस खाते में किस राशि का लेन देन हुआ और किन खातों के जारी रखने का आदेश था। ये कागज उन्हीं लोगों के बीच की मिली हुई आंख बंद कर देने वाली साजिश की डोर को पकड़ने लगा। बीरबल ने विस्तार से बताया कि कैसे छोटे छोटे पैकेट मिलकर बड़े घोटाले का स्वरूप लेते हैं और कैसे इन पैकेटों को छुपाने के लिए लिखित प्रमाण मिटा दिए जाते हैं। दरबार में खामोशी फैल गई। अकबर के चेहरे पर ताज्जुब था, पर उसने शांत बने रहकर कहा, यदि आप कहते हैं कि जांच में गड़बड़ी हुई है तो दोषियों को दंडित किया जाएगा, पर मैं ये भी देखना चाहता हूं कि क्या इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत लाभ है, यदि किस्मत ने किसी को प्रभावित किया है, और क्या मैंने अनजाने में किसी के हितों को बढ़ावा दिया है। बीरबल ने नम्रता से जवाब दिया कि राजा स्वयं इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि जांच निष्पक्ष रहे, और अकबर ने यही किया। दरबार ने फैसला किया कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और राजकीय निधि का पुनः लेखा परीक्षण होगा। पर बीरबल ने यहां भी सिर्फ दंड ही नहीं चाहा। उसने सुझाव दिया कि राज्य को ऐसी पारदर्शिता अपनानी चाहिए कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं हो ही ना। अकबर ने ये उचित समझते हुए कुछ प्रशासनिक बदलाव किए। नए लेखाकार, पारदर्शी रसीद प्रणाली और ग्रामीण प्रतिनिधियों को भी निगरानी में शामिल करना। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। जब सब कुछ सतह पर आया, तब बीरबल ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्हें सूबेदार पर कुल सख्ती बर्दाश्त न थी, बल्कि उन्होंने उसे एक अवसर दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग गलती करते हैं वे सदैव दंड के पात्र नहीं बल्कि सुधार के भी। यदि कोई सच्चाई मान ले और गावराज्य के हित में कार्य करे तो उसे अवसर मिलना चाहिए। सूबेदार ने, जिसे अब अपनी गलती का एहसास हुआ, सार्वजनिक रूप से माफी मांगी
और राजकोष की हर्जाना राशि लौटाई। उसने कुछ वर्गों के लिए सार्वजनिक कार्य किए और उसकी संपत्तियां कुछ समय के लिए अटकी रहीं। इससे संदेश गया, राज्य ने न केवल अपने हितों की रक्षा की बल्कि मानवीयता भी दिखाई। बीरबल ने कहा, न्याय कठोर हो सकता है, पर यदि वो सुधार का मार्ग न दिखाए तो उसका अर्थ कम रह जाता है। अंत में अकबर ने सार्वजनिक रूप से गांव वालों से माफी की और वादा किया कि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं पर कड़ी नजर रखी जाएगी। लोगों के चेहरे पर एक राहत की चमक थी। उन्होंने देखा कि राजा की पीठ पर न केवल शासन का बोझ है, बल्कि उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ी है। बीरबल ने झुककर अकबर से कहा, जहांपनाह, सत्ता तब पवित्र है जब वो अपने दायित्वों को पहचानती है और जब वो गलती करे तो उसे स्वीकार करके सुधार का मार्ग निकालती है। अकबर ने बीरबल का हाथ थामा और कहा कि यही वास्तविक न्याय है। दरबार में न केवल एक केस का निपटारा हुआ, बल्कि एक प्रशासनिक और मनोवैज्ञानिक बदलाव भी शुरू हुआ। लोगों ने सीखा कि आरोप लगाने से पहले सत्य की खोज जरूरी है, और सत्ता ने जाना कि पारदर्शिता ही उसकी सबसे बड़ी रक्षा है। ये कहानी आपको ये सिखाती है कि चाहे राजा पर कितना बड़ा आरोप क्यों न लगे, बुद्धि, सहानुभूति और साहस मिलकर सच्चाई खोज सकते हैं। बीरबल ने न सिर्फ केस सुलझाया, बल्कि एक संदेश दिया। न्याय के लिए आवाज उठाना चाहिए, पर उस आवाज को सुनकर भी शांत विवेक से काम लेना चाहिए। अकबर और उसके दरबार ने उस दिन जाना कि सच्ची शक्ति सिर्फ आदेश देने में नहीं, बल्कि सुनने और सुधार करने की क्षमता में है।